एक प्रेसिडेंट के एक्शंस की वजह से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और रिसेशन हो जाएगा और लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। तक पिछले 5 सालों में जितने कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस नहीं आएंगे उतने सारे आने लगे। क्या करें? भी यू आर ऑल्सो मेंबर एट सेविज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। क्या वो 1 से 2 कॉमन रीजन है जो आपको पूरे एनालिसिस से पता चले? एक, लोग लालची हैं और दूसरा कि एफडी मतलब रिटायर्ड लोगों के लिए है, यंग लोगों को वो करना नहीं चाहिए। नहीं, एफडी लोगों को नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है कि इस गिरावट के पीरियड में आप लगाइए। बाजार का गिरना आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप सस्ता खरीदिएगा। बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्या टेम्परामेंट होना चाहिए कि इन्वेस्टर का? 3-4 हज़ार से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया में आ गई है। पहली बार ऐसा पिछले 4-5 साल में हुआ है कि भारतीय निवेशक एसआईपी कर रहा है। में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शुरुआत अभी कीजिए, ये right now. अभी, क्योंकि ना ये लोग मुहूर्त निकालते आपको करीब 1-1.5 बहाना मिलेगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। आज के जो हमारे गेस्ट है वो पिछले 30 सालों से ज़्यादा से मार्केट में एक्टिव है। 1989 के करीब उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। आज उनकी कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है और उनकी मैगजीन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ी जाती है। मैं भी उनकी मैगजीन का लंबे टाइम से रीडर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आज बुलाया जाए और मार्केट की इनसाइट्स के बारे में, इनके बारे में जाना जाए। मिस्टर कुमार सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के IAPF अथॉरिटी के बोर्ड पर भी अपना एक्टिव रोल निभाते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट मंत्र बड़ा सिंपल है कि हाइप से दूर रहो और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में आज धीरेन्द्र कुमार जी से। हेलो धीरेन्द्र जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। और उससे पहले दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र जी को मैं तब से जानता हूँ जब मैंने स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू की थी। उस टाइम जी बिजनेस, CNBC आवाज़ पर रेगुलरली आप फीचर होते थे और वहाँ से मुझे पता चला कि आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन नाम की वेबसाइट चलाते हैं, जिसे मैं बाद में म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए यूज़ करने लगा। पर्टिकुलरली कि अगर कोई फंड मैनेजर है, उसकी सबसे बड़ा जो अच्छा फीचर मुझे लगता है कि एक कोई म्यूचुअल फंड है, उसका जो फंड मैनेजर है वो और कौन कौन से फंड मैनेज कर रहा है, वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ वहाँ दिख जाता है कि इट्स नॉट लाइक कि एक मैच में फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स फाइन, बाकी गेम्स में कैसा वो खेल रहा है। तो उससे एक बेटर कंसिस्टेंसी की एक आइडिया आती है। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग योर मैगजीन वेल्थ इनसाइट एंड स्टिल द सब्सक्राइबर सिंस लास्ट 7 to 8 years। तो मतलब बहुत लंबे टाइम से ये तमन्ना थी कि आपको पॉडकास्ट पर बुलाएं और एक डिटेल बातचीत आपके बारे में, मार्केट के बारे में करें। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल आपसे है कि अभी आप देख रहे हो कि ग्लोबली काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि फ्री ट्रेड का एरा ख़त्म हो गया है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड, और ये बहुत ही पेनफुल होने वाला है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, हम पर टैरिफ 10% का ही लगाया है, बट फिर भी हम ये जानते हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब होने वाले आने वाले टाइम में। सेम चीज़ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी की है। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर ओवरलुक ऑन दिस होल, माय आउटलुक ऑन दिस होल थिंग। मुझे नहीं पता है कि इसका कितना असर होगा, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई की अभी शुरुआत है। हमने पिछले 10 दिन में ही देख लिया है कि टैरिफ बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बहुत सारे देश के लिए ख़त्म हो गया। उसका एक फार्मूला पता चला। तो अब लोग इसके ना, एक फार्मूला अगर बन गया है तो लोग उस फार्मूले को कैसे बीट किया जाए उसका तरीका निकालेंगे। तो ये अभी लड़ाई की शुरुआत है। हाँ, ये जो फ्री ट्रेड की बात हम पिछले 40 साल से कर रहे थे, और ये फ्री ट्रेड बहुत ज़रूरी है एफिशिएंसी के लिए और बिज़नेस की एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। और जैसे आप बाज़ार को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके इनएफिशिएंट बिज़नेस थ्राइव करने लगते हैं। मैंने उस ज़माने, मेरा बचपन पूरा बीता है उस समय में जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था। तो मैंने देखा है कि मेरे पिताजी का पहला स्कूटर 8 साल के इंतज़ार के बाद आया था। मेरा दिल्ली में वैल्यू रिसर्च कंपनी का पहला फ़ोन, जो वैल्यू रिसर्च की शुरुआत 1990 में हुई थी, और जब टेलीफोन के लिए अप्लाई किया तो 8 साल के बाद फ़ोन कनेक्शन मिला था। तो हम एक अलग, और इस तरह का जो इनएफिशिएंसी है, इससे कारोबार को बहुत धक्का लगता है, लोगों को बड़ा नुकसान होता है। आपने बचपन में देखा नहीं होगा कि लोग लाइन लगा करके, और रंगीन टीवी नहीं मिला करता था, उसके लिए भी क्यों लगता था। मारुति कार का 3-4 साल का वेटिंग पीरियड होता था। तो
ये जो शेल्टर्ड इकोनॉमी है, जब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत सारा इनएफिशिएंसी और बहुत सारा उसका कॉस्ट इम्प्लिकेशन है। बाजार और रुपया इसीलिए बना था कि ताकि हम लोग बार्टर नहीं करें, अपना चीज़ नहीं बनाएं, दूसरे पे डिपेंडेंट आपका रहेगा। आप वो काम कीजिए जिसमें आप सबसे बेहतरीन है, और जो दूसरा आदमी जो कर पाता है उसकी आप सेवा लीजिए या उसका आप सामान लीजिए। तो ये एक बिल्कुल ही बड़ा रिवर्सल है। और चूँकि भारत अभी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, हमारे लिए अमेरिका का जो अमेरिका में जो एक्सपोर्ट है वो इतना छोटा भाग है कि हमारे लिए उसका कोई, हमें बदलना पड़ेगा, उसका असर होगा, लेकिन कोई बहुत ड्रामेटिक असर होगा नहीं। अभी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं है। सिंगापुर के लिए एक प्रॉब्लम है कि सिंगापुर एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक एक्चुअली एक हब है जहाँ से सामान जाता है। और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये अभी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डील किया जाएगा, मुझे लगता है कि इसका 2-3 लेवल पे इसका असर होगा। लॉन्ग टर्म असर मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि ये पता नहीं ये लॉन्ग टर्म में रहेगा भी कि नहीं, ये अभी नेगोशिएट हो रहा है। और एक्चुअली क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या हम लोग ये प्रिंसिपल के आधार पे हम कोई ट्रेड और टैरिफ का रिजीम हम लोग दोबारा से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। दूसरा चीज़ कि क्या इसके वजह से पूरा दुनिया क्लब्स में बन जाएगा, दो तीन ग्रुप में बन जाएगा, जो कि आपस में फेवरेबल ट्रेड हुआ करेगा और दूसरा नहीं हुआ करेगा। एक जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का जो आउटलुक है वो बहुत ही ग्रिम है। हम लोग के लिए नहीं, अमेरिका के लिए, हम लोग के लिए भी उसका असर होगा, क्योंकि अगर अमेरिकी बाज़ार में अगर जिस तरह की अनिश्चितता देखी जा रही है, हमारा जो सर्विसेज बिजनेस है, आईटी सर्विसेज भारत के इकोनॉमी का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, और हम लोग वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उस पर टैरिफ नहीं लगता है, लेकिन अगर अमेरिका में सारे कारोबार के बारे में अगर अनिश्चितता रहे, अनसर्टेन रहे, तो कोई प्लान नहीं करेगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, वो ग्रोथ थम जाएगा। उसके अलावा उस बिज़नेस को एक और दूसरा झटका भी लग रहा है कि उस बिज़नेस को बहुत रफ्तार से बदलना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो वो काम करते थे वो एआई रिप्लेस कर रहा है। यस। तो इस तरह के 2-3 चीज़ों को अगर आप देखें तो ये कोई भी अनयूजुअल बात नहीं है। ओके। इस तरह का वोलेटिलिटी, इस तरह की अनिश्चितता बिल्कुल ही मैनेजेबल है। जब कोविड था तो वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमेरिका में लोग एक इकॉनमी को कोलैप्स करते हुए देखेंगे। एक प्रेसिडेंट के एक्शंस की वजह से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और रिसेशन हो जाएगा, और लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। कुछ करेंगे, और इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखा जाएगा, और ये अनिश्चितता बहुत बड़ा असर करेगा। दुनिया के बाज़ार में बहुत ज़्यादा होगा, हमारे बाज़ार पे थोड़ा उसका असर कम होगा। गॉट इट। अभी मैं थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था कि जब बराक ओबामा थे तो उन्होंने स्टीव जॉब्स से एक बार पूछा था कि आप जो अपने आईफोन्स हैं वो चाइना से क्यों मैन्युफैक्चर करवा रहे हो। तो काफ़ी ब्लंट रिस्पॉन्स था स्टीव जॉब्स का कि ये यूएस में अभी कभी बन ही नहीं सकते, और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस उन्होंने उस टाइम बताए क्या क्या है। और आज भी अगर देखा जाए तो रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक शिप है जिसे चाइना में $60 मिलियन में बनाया जाता है। सेम शिप को अगर यूएस में बनाया जाए तो $300 मिलियन के करीब कॉस्ट आएगी। और आज जो शिप्स टोटल बन रही है दुनिया भर में, उसकी 45 से 50% शिप्स करेंटली आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। यूएस में उसका मार्केट शेयर 0.01% है। रीज़न बहुत सारे हैं कि लेबर कॉस्टली है, जो रेयर मिनरल्स इसमें लगते हैं वो भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे में जब ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब लुकिंग एट द फिगर्स एंड नंबर्स, तो चाइना के लिए तो ये मैन्युफैक्चर करना तो टफ ही रहेगा। अल्टीमेटली उन्हें आउटसोर्स ही करना पड़ेगा। क्या इंडिया यहाँ पर एक बेनिफिशियरी बन सकता है? नहीं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए मुश्किल रहेगा बनाना, yes. और चाइना से वो लेंगे नहीं। हाँ। इंडिया इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, और ये हम लोग पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस लोग चाइना +1 के प्रिंसिपल पे लोग अपना कारोबार का या अपना डिपेंडेंस स्प्रेड करने के लिए, और ये तो बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जब दुनिया, और ये सबसे बड़ा झटका आपको कोविड से लगा था, जब पता चला कि ये दुनिया अगर ठप हो जाती है तो आपका सोर्सेज डाइवर्स होना चाहिए। जो हम जिस आधार पे म्यूचुअल फंड चलता है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, उसी तरह से आपका सोर्सिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। राइट। तो
इसका फ़ायदा तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो भारत में जो इकोनॉमिक पुश मैन्युफैक्चरिंग को पिछले 2-3 साल से मिल रहा है, कम से कम ये फोरफ्रंट पे आया है। हम तो इसके पहले हम हाथ खड़ी कर चुके थे कि हम मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते हैं। राइट। हमारे यहाँ बच्चों का मतलब, हमारे यहाँ जब दिवाली में लक्ष्मी गणेश का फोटो जब छोटा मूर्ति चाइना से आने लग गया, तो हमें समझ में आया कि ये हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है। राइट। और उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ अमेरिका जैसा डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपके मिनिमम वेजेस जो यूएस में है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रूरल अनएजुकेटेड आबादी है। उसको थोड़ा बहुत ट्रेन करके आप उसको यूज़फुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मुझे लगता है उनको बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग बहुत बड़ी आबादी को एग्रीकल्चर से अगर शिफ्ट करते हैं और अगर मैन्युफैक्चरिंग में ले आते हैं तो ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में वो 1/3 है। राइट। और आबादी लगी हुई है आधी। तो इसमें आप इस नज़रिए से देखें। और अगर वहाँ पे हम मैकेनाइज करते हैं, अगर वहाँ पे हम लोग अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू करते हैं तो उन चीज़ों को इफ़िशिएंट करने के लिए अभी वहाँ पे एक अलग तरीके के रिफॉर्म की ज़रूरत होगी। राइट। जिससे सरकार जूझ रही है और वो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाता है या कुछ भी होता है। लेकिन भारत में फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करके इम्प्लीमेंट करके और बहुत सारे बहुत आबादी को वहाँ से निकालें। और वो जो बेरोज़गारी या उनके पास काम नहीं होगा, उनके लिए काम उपलब्ध कराना और सीजनल तरीके से कराना, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर लो एंड मैन्युफैक्चरिंग। और इसका बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है बशर्ते कि सरकार इसको टास्क फोर्स की तरह एक प्रोजेक्ट की तरह देखे कि कहाँ कहाँ लिमिटेड तरीके से। और ये सरकार डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी है कि आईफोन बनाना है तो उसके लिए सरकारी ऑफिसर नियुक्त होता है कि आप ये देखिए कि इस फैक्ट्री के शुरुआत में किसी तरह की समस्या नहीं हो। क्योंकि भारत का ब्यूरोक्रेसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बहुत। और ये इसका बहुत बड़ा लेगेसी है। और उसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही है, वो फैक्ट है। राइट। तो और ये भी ज़रूरी है कि आपको साधन उपलब्ध कराना है, फैक्ट्री खोलना है, लोगों के लिए नौकरी का इंतज़ाम करना है, रोज़गार का बंदोबस्त करना है। ये अगर आपको करना है तो, और इस सारे स्ट्रगल के साथ तो आप, और चाइना से कॉम्पीट करना है, राइट, तो आपको ये करना पड़ेगा। और सरकार, और पिछले 2-4-10 साल से जो रुख बदला है कि लोग रियल इश्यूज़ पे अब इलेक्शन लड़ते हैं कि मेरा सड़क कैसा है, मेरा बिजली कैसा है, मेरा लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, तो बेरोज़गारी कैसा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगा, एक हमेशा बहुत स्ट्रांग मुद्दा रहेगा। और अगर ये फोरफ्रंट पे आ जाता है तो सरकारों को काम करना पड़ेगा। राइट। अभी मतलब इम्पैक्ट तो देख लिया हमने ओवरऑल, मतलब क्या कुछ चल रहा है कंट्रीज़ पर। देखा जाए तो जब से, मतलब वैसे तो पिछले 6-7 महीने से ही मार्केट डाउन चल रहा है। ऐसे में 2 अप्रैल से ट्रम्प ने जब से टैरिफ की चीज़ें बतानी शुरू की तब से और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी ऐड हुई है। और रिसेंट टाइम में मुझे, मतलब अब तक पिछले 5 सालों में जितनी कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस नहीं होंगे उतने सारे आने लगे। क्या करें? समबडी इज आस्किंग कब बेचे जाए। मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट का तो आप छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सबसे हॉरिबल चीज़ है कि जिन लोगों ने मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में 10-15 साल का होराइजन लेके पैसा डाला, दे आर नाउ लाइक कि नहीं अभी तो मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। बिकॉज मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहली बार ये फॉल देखा, क्योंकि 2020 के बाद बहुत सारे लोग मार्केट में आए नए, डीमैट अकाउंट्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये पहली बार एक बड़ा फॉल उन्होंने देखा पिछले 4-5 सालों में। 2022 थोड़ा म्यूटेड था लेकिन अदरवाइज इन्होंने पैसा ही कमाया है। तो अब आपका क्या व्यू है इस चीज़ पर? आपकी क्या एडवाइस रहेगी सारे इन्वेस्टर्स को जो अभी फ़िलहाल दे आर वेरी इन कन्फ्यूज स्टेट? तो आपके एक्सपीरियंस, आपने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और जब कोविड भी आया था तो लोगों को लग रहा था दुनिया ख़त्म हो गई। 2008 का क्राइसिस आ गया था, तब भी लोगों को लग रहा था कि अब तो रिसेशन है। तो अब तो मेरी सलाह सारे छोटे निवेशकों को यही रहेगी जो पिछले 1.5-2 साल में आए हैं, जिन्होंने देखा कि उनका लगाया हुआ पैसा बढ़ गया और घट गया और अब कोई ख़ास मुनाफा नहीं दिख रहा है। ज़रूरी है कि इस गिरावट के पीरियड में आप लगाइए।
बाज़ार का गिरना आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप सस्ता खरीदिएगा। अगर आप बाज़ार ऊपर ही जाता रहेगा और हर महीने आप पैसा लगाते रहिएगा तो आप महंगाई खरीदते जाएंगे। अगर आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए लगाते हैं तो अगर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और अगर मैं बाज़ार में पैसा लगा रहा हूँ और हर महीने 10,000 रुपये लगाता हूँ, तो मेरी तो ये इच्छा होगी कि जब तक मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है तब तक बाज़ार डूबा रहे और बाज़ार केवल तब बढ़े जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो, तभी मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लोगों को इस अप्रिसिएशन में समय लगेगा और ये सीखने का कॉस्ट है। लोग घबराएंगे, पैसा निकालेंगे, लेकिन एक बढ़िया चीज़ क्या दिखा है कि लोगों ने SIP किया है। yes. SIP में बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है हर महीने चुपचाप आपके ये जो ऑटोमेशन है आपके इसको ऑटोमेट करना आपके बचत को और निवेश को, इसका बड़ा जादुई असर होता है। आप थोड़े दिन भूल जाते हैं अगर आप बाज़ार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो, और ये तो कोई गिरावट ही नहीं है, ये तो बाज़ार का कैरेक्टर है कि बाज़ार गिरता चढ़ता रहता है। और जो पहली बार लोग आए हैं उनके लिए, और चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं yes. और ये बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, उसके बावजूद अभी कोई संख्या नहीं है तो उसका कारण है कि 86% लोगों के पास बचत ही नहीं है। अगर हम आबादी के टर्म्स में देखें, जिन्हें हम हर महीने खाना देते हैं, तो उनसे उम्मीद करना कि वो कुछ पैसा बचाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, उससे बहुत दूर हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल गंभीर है, लेकिन ये बाज़ार के लिए कुछ भी नया नहीं है और ये कोई गिरावट ही नहीं है। ओके, मैं आता हूँ मार्केट पर, लेकिन अभी बातों बातों में आपने बताया कि सेविंग्स ही नहीं 85% लोगों के पास। तो जब मैं पहले 10-15 साल पहले जो डेटा एक बार मैंने पढ़ा था कि 28% का सेविंग रेट था और इंडिया सेविंग में टॉप कंट्रीज़ में से एक थी। डाउनफॉल का क्या रीज़न है कि अचानक से जब हम टॉप से अभी धीरे धीरे सेविंग में एकदम देश में खर्च करने का आपके पास जरिया ही नहीं था। ओके, आपको स्कूटर खरीदने के लिए 8 साल वेट करना है। हम लोग अगर सप्लाई स्टार्व्ड कंट्री थे। गॉट इट। हम लोग जब 1982 में, मुझे ध्यान है कि एशियन गेम्स हो रहा था और उसी समय देश में कलर टीवी लॉन्च हुआ, तो मैं छोटा था, मेरे बड़े भाई, मैं, मेरी बहन, हम लोगों ने घर में आंदोलन किया कि कलर टीवी आना चाहिए। मेरे पिताजी बड़े मुश्किल से पैसा वैसा इकट्ठा करके लेके गए। पता चला कि यहाँ 6 महीने का वेट करना है, या फिर आप कोई विदेश में अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो वो शायद लेके आ जाएं। तो उनके कोई मेरे पिताजी के एक मित्र थे बचपन के जो कि विदेश में रहते थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि अगर आप आने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाइए और एक टीवी भी रंगीन लेके आइएगा। तो भारत में स्थिति ये थी, कार 2 तरीके का होता था, प्रीमियर पद्मिनी और एम्बेसडर, तीसरा कार नहीं था। तो हमारे जैसे देश में और एक सेविंग्स का कल्चर था, लोगों को पता था यहाँ पे बिजनेस करना कुछ नेगेटिव बात माना जाता था कि आप कुछ उटपटांग करते हैं या आप सफल नहीं हुए हैं, इस वजह से आप कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 20-30 साल में भारतीय इकोनॉमी का जो रिफॉर्म है 1990 का, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जितने मोनोपोलीज थे उनका डिमोलिशन जो हुआ है शुरुआत के 10 साल में, लोग बोलते हैं कि ये भारतीय बाज़ार में गिरावट का दौर नहीं दिखा है। मैंने जब 1990 में वैल्यू रिसर्च की शुरुआत की, 1992 में भारतीय बाज़ार अपने पीक पे चला गया। उस समय हर्षद मेहता का स्कैम हुआ और भारतीय बाज़ार सेंसेक्स पे 4000 पॉइंट पे पहुंच गया, वो वहाँ का हाई था। उसके बाद अगले 10 साल लगे दोबारा 4000 पे आने में, और इस बीच में सेंसेक्स की आधी कंपनियां गायब हो गई। उसके पहले हमारे सेंसेक्स में MTNL भी हुआ करता था, हिंदुस्तान मोटर्स भी हुआ करता था, GE शिपिंग भी हुआ करता था, बहुत सारी कंपनियां थी। अब सोचिए कि भारत की 30 बड़ी कंपनी सेंसेक्स में होती है, राइट, और उसमें से आधी कंपनियां जो शुरुआत में थी वो आखिरी तक नहीं रही। तो सेविंग्स, और एक बड़ा चीज़ भी बदला है कि सेविंग्स दर में एक बहुत बड़ा एटीट्यूड में फ़र्क आया है। अगर आप नए जनरेशन के लोगों को देखेंगे तो वो सोचते हैं कल की कल देखी जाएगी, अभी तो खर्च किया जाए। उसके अलावा आसानी से क्रेडिट उपलब्ध हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो जाए कि आपको आईफोन ख़रीदना है, तो अगर आप दुकान में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये 1.5 लाख का आईफोन है। आपको बोला जाता है कि 8,300 रुपये महीने का आईफोन है, तो वो अप्रोचेबल हो जाता है। आज से 30 साल पहले आप लोन नहीं ले सकते थे। तो अभी सेविंग्स तो
काफ़ी सारे लोग की सेविंग्स तो कम हो गई। अगर किसी को सेविंग करनी है, अब पहले का क्या है ना कि पूरी सोसाइटी का माइंडसेट होता था, हर कोई ऐसा रहता कि नहीं बचाओ, चाय पत्ती के डब्बे में पैसे डाल के रखो, थोड़े कुछ मेटल्स लो, गोल्ड लो वगैरह लो ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो अभी वो माइंडसेट में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो पहला कदम है वो सेविंग्स है। जितनी ज़्यादा सेविंग्स है, सेविंग्स होगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही नहीं होगी। तो कितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि कितना आप सेव कर रहे हो, आप बचा रहे हो और उसको लगा रहे हो कि नहीं। राइट। क्योंकि अगर आप बचा करके अगर आप लॉकर में रख दोगे तो वो आपका पैसा लॉकर में रखे रखे कम हो जाएगा। राइट। तो ये तो एक समस्या है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें लोगों को सलाह देना चाहिए, क्योंकि जो हम कमाते हैं और उसको जब हम लगाते हैं तो अब इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट का जो एक्ट है, ये बेसिकली पोस्टपोन कंजम्पशन है कि आप भविष्य में इसको कंज्यूम करेंगे, इसलिए आज आप इसको डेफर कर रहे हैं, इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और इसके बारे में लोगों को समझ तब तक नहीं आता है जब तक आपको कोई झटका नहीं लगता है। राइट। तो आपको झटका ये लग सकता है कि क्या आपको एक बार डर हो जाए कि आपकी नौकरी चली जाएगी, या कभी कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आपके पास अच्छा कमाने के बावजूद भी आपके पास साधन नहीं है। आप जब देखेंगे, क्योंकि ये जैसे बहुत सारी चीज़ों में मुझे दिखता है कि लोग दो तरीके के, मतलब आदमी अमीर होता है, गरीब होता है। पूरा ह्यूमैनिटी मेल फीमेल या दो जेंडर में ब्रॉडली डिवाइडेड है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति ब्रॉडली दो तरीके का होता है। एक जो बहुत आसानी से भविष्य का पैसा जो कमाने वाला है उसको आज खर्च कर दे और उसको बड़ा मज़ा आता है, और दूसरा व्यक्ति जो जोड़ घटा करके, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप भविष्य में ज़्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। मैंने देखा है कि ये केवल एटीट्यूड की बात है, इसका स्केल से कोई लेना देना नहीं है। आप लाख रुपया कमाइए या 20,000 रुपया कमाइए, बचाने वाला व्यक्ति 20,000 वाला भी बचाता है और खर्च करने वाला लाख रुपए वाला भी बचा नहीं पाता है। और आपको ये जो कहा जाता है कि पाँव उतना ही फैलाइए जितना बड़ा चादर हो, तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। और ऐसे लोग भी जो आज खर्च कर देते हैं उनको 5-7 वो शुरुआत उनको बड़ा नुकसान होता है। पहले दिन से शुरुआत करें तो बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन वो नहीं करते हैं तो वो 7-8 साल पोस्टपोन हो जाता है। मैं अभी बड़ा हैरान होता हूँ जब कोई आदमी 55 साल का मेरे पास आता है और पता चलता है कि उसने आज तक कभी निवेश किया ही नहीं है, और उनका जो कुछ भी बचत है, जो कुछ भी निवेश है, या मतलब अगर प्रोविडेंट फंड में उनका जो पैसा कटा ले दे करके वही है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एक मकान बना लिया है। लोगों का ले दे के प्रिंसिपल एक वही एक्युमुलेट होता है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उनकी जो आमदनी है, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या भविष्य में आने वाली है कि ऐसा नहीं है कि ये समस्या दो तरीके से आएगी। एक तो कि हमारा करियर ही इतना लंबा नहीं होगा, ये जो टेक्नोलॉजी का जो असर है और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स हैं, और अगर आप समय के साथ साथ बदलते नहीं रहते हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। आप 60 साल की उम्र तक आप काम कर पाएंगे, आप काम करने में सक्षम होंगे, कोई काम देगा कि नहीं देगा इसके बारे में आपको डाउटफुल होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि हम पहले 70-75 साल एक अच्छी उम्र मानी जाती थी, अब बड़ी आसानी से लोग 90 साल तक बचते हैं। राइट। तो अगर आप 60 साल पे रिटायर करते हैं और 75 साल तक बचते थे और आप 90 साल तक बचेंगे, तो आप 15 साल और ज़िंदा रहेंगे, जो कि आपके नहीं कमाने वाले फेज जो है वो दुगना हो गया। पहले आप 15 साल बचते थे, अब आपको 30 साल का बंदोबस्त करना। तो तीसरा चीज़ जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ जो भारत में हुआ है, जो पिछले 15-20 साल में, और उसका कोई शायद विकल्प नहीं है, ये बदलते हुए इकॉनमी में होता है कि जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो इतना ड्रामेटिकली बढ़ा है, बहुत बड़ा है। आप चावल का भी दाम बढ़ता है, कपड़े का भी दाम बढ़ता है, जूते का भी दाम बढ़ता है, लेकिन जो हेल्थ केयर का दाम बढ़ा है वो इतना ज़्यादा है। और ये इसका मुझे आसानी से, और ख़ासकर इंडियन मिडिल क्लास के लिए इसका आसानी से समाधान नहीं है इसके लिए, और इसलिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। उसके अलावा ये जो मैं बता रहा था कि अगर आप 75 साल के बजाय आप 90 साल तक बचेंगे, तो आखिरी वाले 10 साल में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा डिग्निटी के साथ जिंदा रहने के लिए, और डिग्निफाइड तरीके से रहने के लिए वो जो है उसका भी बंदोबस्त आपको इस कमाने वाले फेज़ में ही करना है। तो लोगों को इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा चिंतित होना चाहिए,
और अगर आप आज नहीं कदम उठाएंगे तो देर हो जाएगी। आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप ज़िंदगी भर ये सारा लिबरली खर्चा करते हुए भी आपके पास कुछ बचा रहेगा। अगर, क्योंकि इससे बुरी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती है कि आपने ज़िंदगी भर काम किया, पैसा बचाया, बढ़ाया, और उसके बाद आपके ज़िंदा रहते हुए सारा पैसा ख़त्म हो जाए और एक ऐसी स्थिति में ख़त्म हो जाए जब आपके पास काम करने की क्षमता ही नहीं है। मतलब अभी आप मेंबर भी है सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में। हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे, जैसे 92% का डेटा आपने बोला, बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्या टेम्परामेंट होना चाहिए एक इन्वेस्टर का? विद्यार्थी का टेम्परामेंट होना चाहिए। ओके। क्योंकि और अगर आपको बाज़ार से घबराहट होता है तो आपको बाज़ार में आना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो, क्योंकि देखिए बाज़ार का जो कैरेक्टर मैं ये है कि 5% की गिरावट हर साल 3-4 बार होती है। Right. अगर आप सेंसेक्स देखेंगे या निफ्टी देखेंगे, और ये इंडिविजुअल शेयर्स में तो इससे ज़्यादा होती है, लेकिन मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बड़े इंडेक्स की। 10% की गिरावट तकरीबन हर साल एक बार होता है, और अभी हम उसी के कगार में, अभी हम उससे बड़े में नहीं हैं। 20% की गिरावट 4-6 साल में एक बार जरूर होता है, जो कोविड के समय हुआ था। और 30% का गिरावट बाजार में 10 साल में एक बार जरूर होता है, और 40% का गिरावट बाजार में 100 साल में 2-3 बार होता है। अमेरिका में 1923 में हुआ था उस तरह का गिरावट, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। राइट। 2008 में हुआ था, और बीच में भी एक बार हुआ था। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें कि बाजार गिरेगा, बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी, बहुत सारी कंपनियां दिवालिया होंगी, आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे बच भी पाइए और इसका फ़ायदा भी उठा पाइए। इसके बावजूद मैं जो बता रहा हूँ कि इस तरह की गिरावट होती है, 3 बार गिरता है, 1 बार गिरता है, 40% गिरता है 100 साल में 1-2 बार, 30% गिरता है 10 साल में ज़रूर एक बार। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रिंसिपल्स बना लीजिए। आप ना बफेट को देखिए, ना आप बाज़ार के वैल्यूएशन को देखिए, आप देखिए कि आपको ज़रूरत क्या है। आपके पास इमरजेंसी का पैसा बाजार में नहीं लगा होना चाहिए। राइट। शॉर्ट टर्म का पैसा नहीं लगा होना चाहिए, वो पैसा लगा होना चाहिए जो 5-10 साल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और जब वो मीनिंगफुल अमाउंट हो जाए, जब वो एक बड़ा रकम हो जाए, तब उसके बाद एसेट एलोकेट कर लीजिए। ताकि मुझे लगता है कि निवेशकों को जब भी बाजार गिरे तो आपको बंदोबस्त कर लेना चाहिए कि आपको खुशी हो। और खुशी कैसे होगी कि जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आपको सोचना चाहिए कि आप सस्ता खरीद रहे हैं। राइट। और जब आपके पास पैसा बड़ा हो जाए और आपने एसेट एलोकेशन कर लिया है, तब आप इस बात पे खुश होंगे कि आप प्रॉफिट बुक करके आप बेच रहे हैं। और जब बाजार गिर जाए तब आप इक्विटी बेच करके, फिक्स्ड इनकम डाइल्यूट करके आप इक्विटी खरीद रहे हैं कि आप फिर से दोबारा सस्ता खरीद रहे हैं। तो निवेशकों को बहुत ही खुशी के नज़रिए से अगर ये इन्वेस्टमेंट को देखें कि अगर इसको आप इस तरह से देखें कि लगाया हुआ पैसा कम हो गया, तो आप बाज़ार में टिक नहीं पाएंगे और इस बाज़ार का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और भारतीय निवेशक को इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है कि पिछले 30 साल में भारतीय बाज़ार बढ़ जाने के बाद निवेश करता है और गिर जाने के बाद पैसा निकाल लेता है, और 1992 से यही कर रहा है। राइट। पहली बार ऐसा पिछले 4-5 साल में हुआ है कि भारतीय निवेशक SIP कर रहा है। गिरते बाजार में भी लगा रहा है, चढ़ते बाजार में भी लगा रहा है। नहीं तो 2008 के पहले भी भारतीय निवेशक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगा रहा था, 2000 में टेक्नोलॉजी फंड्स में पैसा लगा रहा था, 1992 में स्पेकुलेटिव शेयर्स में पैसा लगा रहा था, उसके बाद वो IPO में पैसा लगा रहा था। IPO में पैसा 2 गुना 3 गुना होता था लिस्टिंग पे। तो भारतीय बाजार एक सीजनल टैक्टिकल इन्वेस्टर रहा है, और इसीलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ जादू होने वाला है। और ये बाज़ार का कॉन्टेक्स्ट बदल गया है एक आम निवेशक के लिए। बाज़ार का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप केवल ये फॉर्मूला फॉलो कीजिए और कुछ मत कीजिए। एसेट एलोकेशन की आपने बात की, उससे लेकर 2 सवाल मेरे दिमाग में हैं। पहला ये कि कोई सीजन्ड इन्वेस्टर है, 3-4-5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, क्या उन्हें सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी में रहना चाहिए, कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में भी रखना चाहिए? दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, आपने फिक्स इनकम की बात की कि कुछ पोर्शन आपका फिक्स इनकम हो ताकि आप डिप्रेशन या फिर ख़राब टाइम में वो अमाउंट भी यूज़ कर पाए, और बाकी भी अदर यूज़ आपने बताया उसके। लेकिन बहुत सारे लोग यूजुअली सोशल मीडिया पर ऐसा बताते हैं कि FD मतलब रिटायर्ड लोगों के लिए है, यंग लोगों को वो करना नहीं चाहिए।
नहीं, एफडी लोगों को नहीं करना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि एफडी क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके बने रहने के लिए। राइट। अगर आप 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस बाज़ार के पागलपन को आप रोज़ रोज़ नहीं झेल पाएंगे। आपको एक समय पे जब आपका पैसा बड़ा हो जाता है तो उसके स्टेबिलिटी भी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका गोल है। लेकिन पहले कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या शेयर में पैसा लगाना चाहिए, लंबे समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। ओके। अब आप म्यूचुअल फंड में लगाइए अगर आपके पास समय नहीं है, म्यूचुअल फंड में लगाइए अगर आपके पास समझ नहीं है, अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को, एनुअल रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप नहीं जान पाते हैं और ये जानने की आपको इच्छा नहीं है, आप ये समझना नहीं चाहते हैं या आप इसके बारे में अध्ययन नहीं करना चाहते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, ये पैसा बनाती कैसे है, कब इस कंपनी को नुकसान हो जाएगा, आप मालिक के नज़रिए से उसको नहीं देखते हैं, और उसके बाद आपके पास टेम्परामेंट नहीं है। अगर आप ये सब आप जो सोचते भी हैं लेकिन कब खरीदना चाहिए ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए या आपको समझ होनी चाहिए, ये करने में आपको समय लगता है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जिसको इक्विटी में इंटरेस्ट है उसको इसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इसी तरह के निवेशकों को फ़ायदे के लिए फ़ायदा देता है। लेकिन अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जब ये आप करना शुरू कर दीजिए तो एक छोटी रकम से शुरू कीजिए, इसी तरीके से कीजिए, 3-4 कंपनी के शेयर में शेयर खरीदिए और देखिए कि आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, या किसी की मदद लीजिए जो कि आपको, कोई एडवाइज़र जो कि आपको बताता हो इन कंपनियों के बारे में कि इस कंपनी का शेयर क्यों खरीदना चाहिए, इस कंपनी का शेयर क्यों नहीं खरीदना चाहिए, या इस कंपनी का शेयर आज इसलिए खरीदना चाहिए और किस स्थिति में बेच देना चाहिए। अगर आपको ये फंडामेंटल रीजंस नहीं पता हो, राइट, तो आप, या आज के दिन ये कंपनी अच्छी है और रीजनेबली प्राइस्ड भी है या सस्ती है, क्योंकि आप बहुत ही कमाल की कंपनी बहुत ऊंचे दाम पे खरीद लेंगे तब भी नुकसान होगा। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी है, और वहाँ पे आपको गलती से भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों को नुकसान होता है, और लॉन्ग टर्म के ओरिएंटेशन से अगर आप ओनर बनने के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतनी समझ के साथ करना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। गॉट इट। म्यूचुअल फंड में आने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी यू आर ऑल्सो मेंबर एट सेविज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। क्या ज़्यादातर लोग तो पैसा गंवा रहे हैं राइट नाउ, इवन दो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्या वो 1 से 2 कॉमन रीज़न है जो आपको पूरे एनालिसिस से पता चले जिसकी वजह से पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी और दे आर लूजिंग कंटिन्यूसली, पर्टिकुलरली यू नो? नहीं, इसके 2 ही रीज़न हैं। एक, लोग लालची हैं। ओके। जब आपको कोई बताता है कि आपका पैसा 3 महीने में हम दुगना कर देंगे तो लोग मान लेते हैं, और उन्हें लगता है कि ये जादू होगा। तो और लोगों को अभी भी शायद लगता है कि जादू में भी विश्वास है कि हो जाता है। और दूसरा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में माहिर हैं कि दूसरे के साथ उनको फोर्जरी करना है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, लोग फ़ोन से करके, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों का पैसा हड़प गए हैं या पैसा किए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार ने अभी हाल फिलहाल थोड़ा कदम उठाया है अवेयरनेस का, लेकिन ये अवेयरनेस की समस्या नहीं है। ये बहुत सारे चोर और डाकू सड़क पे अब नहीं घूमते हैं, वो आपको फ़ोन करते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आपको नया बंदोबस्त करना पड़ेगा। अधिकतर आदमी जिनके साथ ये डिजिटल फोर्जरी हुआ है आपके बैंक अकाउंट से, हमारे देश में बड़ी तरक्की हुई है, हर एक व्यक्ति का जनधन अकाउंट खुल गया है, हर एक आदमी का पैसा वहाँ पे है। जब आपको धमका करके आपके खाते से पैसा लिया जाता है किसी बूढ़े व्यक्ति का, तो बेसिक इंटेलिजेंस से इन पैसे के ट्रांसफ़र को ही जाने से ही रोका जा सकता है, और सरकार को इसको बहुत बारीकी से देखना चाहिए। मैंने 80% स्थिति में ऐसे केसेस में ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति जिसके अकाउंट से पैसा गया है, कभी उसके अकाउंट से पहले कभी भी उस तादाद में पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों को बैंक से जाकर के अपना डिजिटल इनेबलमेंट करा करके लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो जब ऐसी स्थिति हो और कोई व्यक्ति 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, अगर वो अकेले रह रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि कोई आदमी उनको धमका करके, डरा करके अगर ये पैसा ले लेता है, तो ये आरबीआई और बैंकों की जिम्मेवारी है कि इनके साथ ऐसा ना करें। क्योंकि उसके बाद आप साइबर क्राइम में फ़ोन करते हैं और वहाँ पर से कोई कदम उठाया जाता है, तब तक वो पैसा बंट करके 70 अकाउंट में जा चुका होता है, कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ पैसा गायब हो जाता है। इसके बजाय उस पैसे को जाने ही नहीं दिया जाए। और
ये सरकार को इस बारे में बिल्कुल ही बारीकी से नज़रिया देखना चाहिए। और ये रिजर्व बैंक और बैंक्स कर सकती हैं, ये असंभव चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। और ख़ासकर भारत में, और ख़ासकर जब हम एक डिजिटल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, राइट, पे हम लोग आश्रित हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसमें ये सबसे आसान चीज़ है। इस व्यक्ति के खाते से कभी भी 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसा 50,000 रुपये केवल आया है, और कभी भी 2,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं आया है। उससे अगर 5 गुना पैसा जाएगा तो वो पैसा नहीं होगा। आप इसको डायनामिक तरीके से चला सकते हैं। इस व्यक्ति ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी शहर से बाहर पैसा ट्रांसफ़र किया ही नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल इंटेलिजेंस है, जिस पे कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बहुत कॉमन सेंसिकल इंटेलिजेंस आप AI में इम्प्लीमेंट करके आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि 99% को रोका जा सकता है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सोच करके कि इस देश में इतने सारे गरीब, इतने सारे रिटायर्ड लोगों को परेशान करके, धमका के, डरा के उनके बैंक खाते से ज़रूरी पैसा गायब कर लिया गया है, और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार केवल फ़ोन लाइन पे ये बता रही है कि आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसा कीजिए, जब बहुत सारा कुछ हो चुका है डिजिटल अरेस्ट करके। आपने कभी देखा है कि बैंक वाले आपके कितना पीछा करते हैं जब पता हो कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट खरीद लो, ये इंश्योरेंस खरीद लो, ये वाला चीज़ खरीद लो, ये फिक्स डिपॉजिट कर दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और जब ये डिजिटल फ्रॉड होता है तो बैंक क्यों कुछ नहीं कर पाता है? अगर इस पे बड़ा पेनल्टी लगाया जाए और इसके लिए अगर इनको अकाउंटेबल किया जाए, चूँकि इनको पिनलाइज किया ही नहीं जाता है, इनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है इस चीज़ को कारगर तरीके से रोकने के लिए। इन्हें इतना पता चल जाता है कि इस आदमी के पास इतना पैसा है, इस आदमी के पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है, इस वाले आदमी को इस वाले कार्ड में अपग्रेड कर दिया जाए इनको। लेकिन इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि जब आपके खाते से 5 लाख रुपए कोई चोरी करके ले जाता है तो ये हाथ खड़ी कर देते कि भाई उसने दिया और आपने OTP दिया और इसलिए उसने पैसे निकाल लिए। भाई उस कस्टमर के लिए, अगर आपके बैंक के दरवाजे से मैं अगर कैश लेके निकलूं और बैंक के गेट पर अगर कोई मेरा पैसा छीन ले, तो आप बोलेगा कि नहीं ये तो बैंक के दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इनको बताए कि ये इतने सारे लोग वल्नरेबल हैं। इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठा करके, अगर कोई व्यक्ति 70 साल से ज़्यादा का हो गया है तो आप उसमें 2 OTP का इंतज़ाम कर दीजिए। आप और आपकी पत्नी दोनों को OTP देना होगा, आप या आपका बच्चा दोनों को OTP देना होगा। ये कितना सिंपल, और ये बहुत सारे सर्विसेज में अभी भी है। अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर चलाते हैं या आप कंपनी का बैंक खाता चलाते हैं तो वो एक आदमी के साइन से नहीं चलता है, 2 आदमी करते हैं। एक मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट होता है। और 70 साल के आप हो गए, वल्नरेबल हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90% फ्रॉड अगर वहाँ पे हो रहा है वही, तो उन्हें कैसे बचाया जाए? और ये एक इतना बड़ा एपिडेमिक हो गया है कि आप जितनी शिकायतें देख रहे हैं, असल में इसका स्केल इससे करीब 2 गुना है। आधे तो रिपोर्ट ही नहीं होते। दिस इज रियली हॉरिबल सिचुएशन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, कि इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री को भी वो कॉल करने के बाद वो सबसे पहले हमें सुनाई देता है कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, साइबर गुनहगार आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। वो अच्छा कदम है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। अवेयरनेस क्रिएट करना अच्छा कदम है, लेकिन ये जो पैसा लेने वाला आदमी है वो शातिर है। वो जो लोगों को बताया जा रहा है उसका भी वो काट निकाल करके लोगों को फ़ोन करेगा कि मैं शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम से ही बोल रहा हूँ। राइट। अभी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। आप एक काफ़ी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड वेबसाइट चलाते हैं, और उसके रिलेटेड मेरे सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड सही है, और सही होते होते 3-4 हज़ार से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया में आ गई है। ऐसे कौन से फिल्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के जो आपको लगता है कि आम इन्वेस्टर को, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी थोड़ा ईजी है, और अगर कोई व्यक्ति कम रिस्की भी है, तो और अभी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने चाहिए? ये जो 4000 फंड हो गए हैं, ये जिंदगी के हर एक पहलू में यही है। अगर आप कार खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे 25 तरीके के हैं। पहले बहुत आसान था, 2 ही कार था। तो अगर आपको चुनना पड़े कि वो खाली 2 में से एक चुनना है या 50 में से एक चुनना है, तो ये समस्या
ये बेहतर समस्या है जूझने के लिए। ये जो लोगों की ज़रूरत 4-5 चीज़ से हो जाती है। आप देखिएगा कि जब आप खाना खाने जाते हैं तब भी आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन जोमेटो का तो पूरा कारोबार ही चलता है 1 लाख और चॉइस दे करके। तो ये समस्या बेहतर है। दूसरा, आपकी ज़रूरत अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो आप एक फंड से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आप 2 फंड से पूरी कर सकते हैं, आप 3 फंड से पूरी कर। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक व्यक्ति मेरे पास आता है जो 45 साल का है, उसने बाज़ार में पहले कभी नहीं लगाया है, उसको 10 साल के लिए पैसा लगाना है, कुछ पैसा शुरुआत में ही लगा देना है, कुछ पैसा SIP करना है। नॉर्मल स्थिति यही होती है। और उसने कभी भी बाज़ार में गिरावट, उसने कभी बाज़ार से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, उसको लगता पता भी नहीं है कि बाज़ार अचानक कभी कभी गिरता है। तो वैसे आदमी को एक अच्छे बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करा दीजिए। जो लमसम पैसा है उसको भी एक साथ मत लगवाइए, क्योंकि बाज़ार के हाई को पकड़ना निवेशकों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है। तो उस पैसे को भी स्प्रेड कराइए। SIP तो वो करेंगे ही करेंगे। तो एक फंड से आपको आपका पैसा इक्विटी में भी लगा, डेट में भी लगा, बाज़ार गिरेगा तो वो रीबैलेंस भी कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है। और ये जो पैसा लगा है इस पर कोई टैक्स नहीं देना है जब तक आप पैसा निकालते नहीं। अगर आप निकालेंगे भी तो इस पर इक्विटी वाला टैक्स लगेगा, डेट वाला टैक्स नहीं लगेगा, जो कि 1/3 पैसा आपका डेट में लगा हुआ है। तो एक फंड से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर कोई मेरे पास 2,500, 5,000, 25,000 लगाने वाला आदमी होता है, मैं उसकी शुरुआत ऐसे कराता हूँ। कई बार अगर आप अब 25-22 साल के हैं, आपने नौकरी शुरू की और आप बोलते हैं नहीं अभी तो ज़िंदगी भर बाकी है, मैं चांस लेना चाहता हूँ, तो आप स्मॉल कैप फंड में लगा दीजिए। अगर कम भी हो जाता है और आप घबराते नहीं हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। कम हो जाता है, आप घबरा जाते हैं तो आप सीख लिए। सस्ता सीख लिए, क्योंकि शुरुआत में लगा रहे हैं, ज़्यादा डुबाने को है नहीं। जब आपके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं और कम समय में, बल्कि मुझे तो लगता है कि हर एक शुरुआत करने वाले को ट्रेड भी करना चाहिए। और एक बार ट्रेडिंग में उसको समझ में आ जाएगा कि अदरवाइज ये आपके लिए कहानी रहेगा कि वहाँ पे बड़ा दूसरी तरफ घास बहुत हरा है। तो ये जो घास हरा है ये आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि वो घास कितना हरा है। तो ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, स्टॉक्स में डायरेक्टली भी लगाइए, ये भी करिए, और ये शुरुआत के 1 साल में कर लीजिए। उसके बाद तो मुझे लगता है, क्योंकि यंग आदमी उसका रिस्क टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी ज़िंदगी पूरी बाकी है, उसके सीखने का जो रिवॉर्ड है उसको ज़िंदगी भर मिल पाएगा। तो और उसके अभी तक थॉट प्रोसेस सारे रिजिड नहीं हुए। अगर जब कोई 55-60 साल के आदमी व्यक्ति से जब मैं मिलता हूँ तो उनका जो विश्वास होता है, जो वो सोचते हैं, उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। आप उसको कितना भी नंबर दिखा दीजिए तो पर वो बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि ज़िंदगी भर जिन्होंने फिक्स्ड इनकम में पैसा रखा, थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपीरियंस हुआ, पूरा उनके पोर्टफोलियो का 5% भाग इक्विटी है, लेकिन अभी भी वो 95%, और वो जो 5% है वो इतना रफ्तार से बढ़ा है कि वो 20% हो गया है। लेकिन अभी भी जो उनका जो बाकी 80% जो फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है उसको नहीं निकालना चाहते, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये सरकार देगी, PPF में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, EPF में लगा हुआ है। तो इन चीज़ों से लड़ाई के बजाय आपको देखना चाहिए कि कैसे आप लोग इससे इवॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप ये अपने 20-22 साल की उम्र से जब ये 3-4 चीज़ आप ट्राई करके, जब आप इतना एक्सपीरियंस हो जाए, तब एक 2 या 3 मल्टी कैप फंड का चुनाव कीजिए और उसमें 15-20 साल तक लगे रहिए और 4-5 साल पर रिव्यू कीजिए। मुझे लगता है कि इतने सिंपल तरीके से ये 400 फंड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मकान खरीदने जाते हैं, आपको ज़िंदगी में 1 मकान चाहिए होता है और ऑप्शंस 1000 होते हैं। तो आपको चुनाव करना होता है और बहुत सिंपल चुनाव, और आपके समय के हिसाब से आपकी ज़रूरतें बदलती हैं, समय के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी बदलती है। और जब ये चुनाव करते हैं तो इसका आपका एज, आपका एक्सपीरियंसेस, आपका स्केल, ये सब मैटर करता है और ये लोगों को खुद सीखना चाहिए। ये दूसरा व्यक्ति कोई आपके लिए सलाह नहीं दे सकता है। आपकी ज़रूरत और आपका मन आप ही जानते हैं। अंडरस्टूड। अभी मेरे पास एक लास्ट सवाल पर मैं आऊँगा। वैसे मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं जो इस डिस्कशन से निकल कर आए। सो मे बी दैट इज़ मे बी समडे फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि व्हाट वुड बी योर एडवाइस फ्रॉम योर यू हैव बीन इन दिस मार्केट, 1990 से आपने वैल्यू रिसर्च शुरू की है, लंबे अरसे से सारी चीज़ें आपने देखी हैं,
क्या एक और दो एडवाइस देना चाहेंगे, नॉट पर्टिकुलरली कि अबाउट पिकिंग स्टॉक्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट एक आम इन्वेस्टर्स के लिए एक या दो आपकी कौन सी एडवाइस? नहीं, मुझे लगता है कि ये आपको किसी एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति अगर 4-5 चीज़ करे, कमाइए, थोड़ा सा ज़रूर बचाइए, और लंबे समय का पैसा है तो उसको इक्विटी में लगाइए। इक्विटी में लगाने के लिए एक आपको डर लगता है तो इस अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगा दीजिए। ओके। डर नहीं लगता है तो किसी मल्टी कैप फंड में लगा दीजिए। आपको मज़ा आने लग गया है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, बाज़ार ऊपर नीचे होने से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है, आपको बल्कि और अच्छा लगता है, तो स्मॉल कैप में लगा दीजिए। और यही अगर आप, और इसको करने के पहले, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपका सारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान डिसरप्ट हो जाएगा अगर आप बीच में बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और जैसे आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट हो जाए, आपकी शादी हो जाए और अगर आपकी वाइफ काम नहीं करने वाली है, आपके बच्चे हो जाते हैं, या आपने मकान खरीद लिया है जिसका आप EMI दे रहे हैं और परिवार है, तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, और ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। वो निवेश नहीं है, वो आप अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शन ले रहे हैं। अगर आप ये 2-3 चीज़, और टर्म इंश्योरेंस भी मत खरीदिए जब तक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता है, और लोगों को दुख होगा लेकिन किसी के ऊपर उसका फाइनेंशियल असर नहीं होगा, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है। गॉट इट। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन। पर इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शुरुआत अभी कीजिए, ये right जो now. अभी, क्योंकि ना ये लोग मुहूर्त निकालते आपको करीब 100-150 बहाना मिलेगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अभी बाजार गिरा हुआ है, अभी बाजार चढ़ा हुआ है, अगले महीने इंक्रीमेंट आने वाला है, थोड़ा पैसा बढ़ेगा तो करेंगे, टीवी खरीदने के बाद करते हैं। तो ये आपके लिए ये शुरुआत करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो किसी भी तरह से गलती करते हुए भी उसकी शुरुआत कीजिए। जाने माने ऑथर माल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको 10,000 आवर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सीखने के लिए भी टाइम लगेगा, बट शुरुआत आज से कीजिए। सो थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन। इट वाज अमेजिंग टू चैट विथ यू ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हुए हैं, इस पॉडकास्ट के जाने के बाद देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स ऑडियंस का आता है। अगर ऑडियंस में से बहुत सारे लोग पार्ट 2 की डिमांड करते हैं तो उसकी भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।